नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। हम लोग रसायन विज्ञान के अगले चैप्टर यानी अंतिम चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन और इसके यौगिक, एंड अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि कार्बन क्या है। कार्बन, ठीक है, तो कार्बन की उत्पत्ति कैसे हुई है। कार्बन एक शब्द से बना है, लैटिन भाषा के शब्द से, वह है कार्बो शब्द। कार्बन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कार्बो शब्द से हुई है। ठीक है, देखिए, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कार्बन। तो कार्बन शब्द की उत्पत्ति कार्बो शब्द से हुई है। कार्बो शब्द किस भाषा का है? लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से कार्बन शब्द की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसके बाद जानते हैं यहां पे कार्बो का अर्थ क्या होता है। कार्बो का अर्थ क्या होता है? तो कार्बो का अर्थ होता है कोयला। क्या होता है? कोयला। ठीक है, तो कार्बन शब्द की उत्पत्ति कार्बो शब्द से हुई है, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है, और कार्बो का अर्थ होता है कोयला। ठीक है, तो अब देखिएगा, कार्बन की संयोजकता आप लोग जानते हैं कितनी होती है? 4। कार्बन में एक बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है, वह होती है सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो कार्बन में कौन सा सहसंयोजी बंध बनाने की? सहसंयोजी बंध बनाने की प्रकृति होती है। ठीक है, तो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद अगर किसी का महत्व है तो वह है कार्बन। तो हमारे जीवन के लिए, किसी भी जीव के जीवन के लिए या मानव जात के जीवन के लिए दूसरा सबसे आवश्यक तत्व कौन है? कार्बन है। ठीक है, जैसे आप देख भी सकते हैं कि हमें ग्लूकोज की यानी कि भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन को ही हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज। तो C6H12O6 में भी क्या है? कार्बन है। हम प्रोटीन लेते हैं, उसमें भी क्या है? कार्बन है। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि कार्बन हमारे जीवन का एक विशेष अवयव है। और आप जब पढ़ेंगे, धीरे धीरे जैव शक्ति सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि बाद में विखंडन हो गया कि सभी जो कार्बनिक यौगिक हैं उनका निर्माण किससे होता है? जीव जंतुओं से होता है, जिसका विखंडन बाद में हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि ज़्यादातर हमारे जीवन में उपयोग की वस्तुएं, उपयोग मतलब हमारे भोजन की वस्तुएं हैं। ठीक है, या फिर हमारा शरीर है, उसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी तत्व जो है वह कौन है? कार्बन है। तो जीवन में हमारे ऑक्सीजन के बाद दूसरा आवश्यक तत्व कोई है तो वह है क्या है? कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन शब्द की उत्पत्ति हुई है कार्बो शब्द से। इसका अर्थ क्या होता है? कोयला होता है। कार्बो शब्द का अर्थ होता है कोयला, और इसकी संयोजकता होती है 4। ठीक है, अब ऐसे ही समझिए, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2, 4। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4। तो इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता इसकी हो जाएगी 4। ठीक है, तो यह देखिए, अब यहां पे हम बात करते हैं सहसंयोजी बंध की। तो देखिएगा, तो कार्बन कौन सा बंध बनाने की क्षमता रखता है? सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता रखता है। तो आइए इसको परिभाषित करते हैं। सहसंयोजी बंध, तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, यह जो बंध होता है ना, यह होता है साझा का बंध। जैसे गांव में कुछ लोग होते हैं, कुछ सामान खरीदना होता है तो कुछ लोग मिलकर साझा कर लेते हैं, जब जिनको जरूरत होती है वह उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे गांव में शादी समारोह में जैसे कि जो बड़े बड़े भगोने आते हैं, खाना बनाया जाता है जिसमें, वो सभी लोग क्या करते हैं? गांव में सभी लोग एकत्र होकर, सभी लोग मिलजुल कर उसको खरीद लेते हैं, और जिसकी जरूरत होती है वो ले जाता है। ठीक है, तो उसे ग्राम समाज ही बोल देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि आप यह भी उदाहरण देख सकते हैं, कुछ लोग अगर कहीं पर 2-3 लोगों का खेत है तो एक बोरिंग करा लेंगे, तो वह सभी लोग आपस में सींचते हैं फिर।
ठीक है, तो वह साझा वाला काम होता है। तो यहां पे भी सहसंयोजी बंध का मतलब हो गया साझा, ठीक है। तो साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाएगा? सहसंयोजी बंध। अब यहां पे देखिए साझे में क्या होता है, मान लेते हैं एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति कौन है? बी है। कुछ रुपया यह भी लगाएगा, मान लेते हैं 10 रुपया यह लगाया, 10 रुपया यह भी लगाया, तो इन दोनों के मध्य क्या हो गया? साझा हो गया, ठीक है। यानी कि जब यहां पर साझा होगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, तो इधर से भी, यानी एक तत्व अगर हम मान लें कार्बन है, दूसरा तत्व हाइड्रोजन है, तो यह भी हाइड्रोजन जो है यह भी अपना इलेक्ट्रॉन साझा करेगा एक, और यह भी एक इलेक्ट्रॉन साझा करेगा। इस प्रकार से इन लोगों के बीच सहसंयोजी बंध बनेगा। अभी समझेंगे। सबसे पहले यह परिभाषित करते हैं क्या होगा सहसंयोजी बंध। तो देखिए, परमाणुओं के मध्य किसके? इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे द्वारा बनने वाले बंध से, इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे द्वारा बनने वाले बंध को हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। तो फिर समझिए, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के, अब इलेक्ट्रॉन युग्म क्यों लिखा गया? जैसे कार्बन और हाइड्रोजन अभी हमने लिखा था ना, तो कार्बन भी यहां से इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से यह देगा, साझा करेगा, तो यह दोनों मिलकर एक युग्म बना लेते हैं। दो चीजों का समूह क्या कहलाता है? युग्म, जोड़ा कहलाता है। अगर एक समान चीजें ही दो बार हों तो उसे हम युग्म कहते हैं, ठीक है। तो यह क्या बन गया? जोड़ा बन गया इलेक्ट्रॉन का, तो हम कहेंगे इसे इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। तो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे से बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। सहसंयोजी बंध कहलाता है, ठीक है। देखिए, परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? यहां साझे से बनने वाला बंध, इस तरह से लिखेंगे, साझे से बनने वाला बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। जैसे आपने H2O का नाम सुना है, यहां पे भी सहसंयोजी बंध है। CO2 का नाम सुना है, इसमें भी H2O बंध है। यहां पे कौन सा सहसंयोजी बंध है? तो लिखेंगे एग्जाम्पल में CO2, H2O, और बताइए, अमोनिया का नाम सुना होगा NH3, मेथेन का नाम सुना होगा CH4, आदि में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा? तो सहसंयोजी बंध पाया जाता है। आदि में सहसंयोजी बंध पाया जाता है। ठीक है। देखिएगा सहसंयोजी बंध, तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है। अभी हम इस सहसंयोजी बंध को समझेंगे अगली स्लाइड पर, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एक बार देख लीजिए। तो कार्बन शब्द की उत्पत्ति है कार्बो शब्द से है, और कार्बो का अर्थ क्या होता है? कोयला होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, और इसमें सहसंयोजी बंध बनाने की क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है, ठीक है। इसमें सहसंयोजी बंध बनाने की क्षमता पाई जाती है। आपने इसके पहले एक और बंध पढ़ा धातु और अधातु में, वहां पे उस बंध का नाम क्या था? आयनिक बंध। आयनिक बंध। देखिए, मुख्यतः 3 बंधों के बारे में पढ़ना होता है, एक आयनिक बंध, एक सहसंयोजी बंध, एक उप सहसंयोजी बंध। एक बंध और होता है जिसे कहते हैं हाइड्रोजन बंध। तो हम मुख्यतः 3 को समझते हैं, लेकिन आपके कोर्स में हाई स्कूल के सिलेबस में 2 बंधों का जिक्र है, एक आयनिक बंध का और एक किसका? सहसंयोजी बंध का। तो आयनिक बंध किसके किसके बीच बनता है? तो धातुओं और अधातुओं के बीच, धातु और अधातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध बनता है। कौन सा बंध बनता है? आयनिक बंध बनता है। तो धातु के बीच इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से आयनिक बंध बनता है, ठीक है। और सहसंयोजी बंध इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं होता, केवल साझा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा होता है, यानी अगर ए देगा तो बी को भी देना होगा, साझा करना होगा, तो इसे कहते हैं सहसंयोजी बंध, ठीक है।
तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या होता है, एक बार समझ लीजिए, Na है जैसे Cl है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। तो यहाँ पे हो गया, एक ने दिया दूसरे ने लिया, तो इस तरह से देने और लेने से कौन सा बंध बनता है, आयनिक बंध। ठीक है, जब इसके द्वारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से हो, देखिएगा, मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास H2O है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन के बाह्य कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन ही होता, तो बाह्य कोश में वही रहेगा। ठीक है, तो यह दोनों देखिए, यह साझा करेगा इसके साथ, तो इसके 2 पूरे हो गए। हाइड्रोजन को अपने बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पाने होते हैं। ठीक है, जैसा कि सभी लोग अपना अष्टक पूरा करते हैं, हाइड्रोजन अपने बाह्यतम कोश में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है, क्योंकि उसके पास पहली ही कक्षा है, और पहली कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और हाइड्रोजन के पास एक ही कक्षा ही होती है। ठीक है, इसे कहते हैं अपना अक्रिय गैस का सिचुएशन अवस्था प्राप्त करना, अक्रिय गैस अवस्था प्राप्त करना या उत्कृष्ट गैस अवस्था प्राप्त करना। तो यह अपनी अक्रिय गैस अवस्था प्राप्त करने के लिए हीलियम बनने की कोशिश करेगा, अपने पास के गैस के पास जाने की कोशिश करेगा। तो हाइड्रोजन के पास हीलियम गैस है, तो हीलियम गैस में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्यतम कोश में 2 है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और हीलियम का अवस्था प्राप्त करेगा, तो यह 2 हो गया। इसके बाद यह भी हाइड्रोजन, यहाँ पर यह भी 2 इलेक्ट्रॉन पा लिया, हो गया, साझा कर लिया। अब देखिए साझा क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए, अगर यह इसका ले लिया, यह वाला ले लिया, तो इसके पास 2 कितने बच गए, 4, लेकिन हमको करना है इसको 8। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उत्कृष्ट गैस अवस्था प्राप्त करने के लिए, अक्रिय गैस अवस्था प्राप्त करने के लिए, या अपना अष्टक पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यह भी, इससे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा निशान चेंज कर लें इसका वाला, तो यह देखिए, यह इससे कहेगा कि मैं तुमसे साझा कर लेता हूं इतने का, और यह यहां से भी साझा कर लेगा। अब देखिए इसके पास कितने हो गए, देखिएगा, तो आप सीधे 1 में बना सकते थे, लेकिन फिर भी देख लीजिए, तो इसके साथ देखिए यह आ गया, 1 हो गया, और इसके बाद यहां से मिला लीजिए, सब हो गए, कितने, 7 हो गए, इधर से मिला लेंगे, कितना हो जाएगा, 8। तो इस तरह से नहीं, यहां से इसको एक साथ बना देंगे, देखिएगा, इसका निर्माण कर देंगे इस तरह से। अब देखिए गिनिए, ऑक्सीजन के पास भी कितने हो जाएंगे, 8, 2 हाइड्रोजन वाला यहां से साझा हो गया, तो 2 हो गए, और यहां से 6 इसके पास पहले से थे, तो 6 2 8। तो इसके बारे में अभी समझेंगे, पहले यह तो एक रफली ढांचा था, अभी हम समझेंगे। पहले आप इसको उतार लीजिए, मैं आयनिक बंध यहां से मिटा देता हूं, पहले आप पढ़ चुके हैं, तो पहले कार्बन के बारे में यह वाला हिस्सा लिख लीजिए, और उसके बाद सहसंयोजी बंध उतार लीजिए। ठीक है, उतारिए जल्दी से। अब आइए देखते हैं आगे, तो 2 क्वेश्चन लेकर हम समझेंगे आयनिक बंधों को। ठीक है, नहीं आयनिक नहीं, सहसंयोजी बंधों को। ठीक है, 2 उदाहरण लेंगे और समझाएंगे कि कैसे आयनिक यहाँ पे सहसंयोजी बंध हमको दिखाई देते हैं। तो आपको क्वेश्चन करना होगा कि परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित यौगिक में समझाइए सहसंयोजी बंध, सॉरी आयनिक बंध बार बार बोल रहा हूं। तो आप देखिए यहाँ पे क्या सिद्ध करना रहेगा, सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, आइए पहला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, समझाइए कि O2 में देखिए यहां पे ऐसे लिख लीजिए, O2 अणु में सहसंयोजी बंध समझाइए, सहसंयोजी बंध समझाइए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो O2 अणु मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु मिलकर ऑक्सीजन का क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन अणु बना रहे हैं, O2 अणु बना रहे हैं। ठीक है, तो अब आइए समझिए, तो ऑक्सीजन क्या है, 2 परमाणु है, तो एक ऑक्सीजन परमाणु यहां बना लीजिए, यहां बना लीजिए। ठीक है, तो अब इसके बाह्यतम कोश में पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए कितना होता है। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से पहले परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। कितना होता है, 16 नहीं 8 होता है, 16 तो इसका परमाणु भार होता है, 8 होता है।
8 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8 आ जाएगा। ठीक है, 2,6 आ जाएगा, 2,6 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 को तोड़े हैं तो 2,6 आया है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 और 6, और हमें पता है कि उत्कृष्ट, यहां पे उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या इसे कहते हैं उत्कृष्ट, पहले लिख लें इसको इलेक्ट्रॉनिक, एक मिनट इसका नाम भी गलत हो गया है, उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या इसे ही कहते हैं अष्टक प्राप्त करना, या कहते हैं उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना। ठीक है, करने के लिए इसे कितने अधिक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो यह क्या करता है, ऑक्सीजन परमाणु अपने ही एक परमाणु से इलेक्ट्रॉनों का साझा कर लेता है, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ऑक्सीजन का अणु बना लेता है। तो देखिएगा इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो हम 2 नहीं 6, तो हमने 6 डॉट बनाकर इसको दर्शा लिया। अब यह भी सेम परमाणु है तो इसको भी डॉट से करके दिखा दीजिए। ठीक है, तो यह बन गया क्या, ऑक्सीजन के परमाणुओं को हमने, ऑक्सीजन परमाणु पर हमने इलेक्ट्रॉनों को जो कि बाह्यतम कोश में उपस्थित थे उनको दर्शा लिया। तो बाह्यतम कोश में कितने थे, 6, दर्शा लिया। अब यहाँ पे इसको कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना 8 पूरा करने के लिए। उत्कृष्ट गैस जो विन्यास होता है, यानी उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 8 माना जाता है। कितना, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8, लेकिन हाइड्रोजन के मामले में वहां पर थोड़ी सी विडंबना होती है, क्योंकि हाइड्रोजन के एक ही कोश होता है और पहले कोश में पूरा हो जाते हैं 2 भरने से ही। ठीक है, तो 2 ही उसमें हो पाते हैं। तो वहां पे हम समझेंगे बाद में, तो पहले यह देख लीजिए। तो 8 इसको पूरा करना है, तो इसके पास पहले से ऑलरेडी 6 हैं, 2 और मिल जाएंगे यहां से साझा में। ठीक है, तो यह हो गया 8 इसका हो गया, लेकिन इसके पास देखिए 2 2 4 हो गया। लेकिन अगर हम इस तरह से कर दें, देखिए तो इसके पास भी यह वाला गोला पढ़िए, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 2 यहाँ 4, 2 6 2 8, तो यह साझा हुआ है, लेन देन नहीं हुआ, साझा हुआ है। तो ऑक्सीजन को हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं, देन करके या करके ऑक्सीजन, और ऐसे बॉन्ड बनाकर दर्शा सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हुआ है, तो एक ऊपर से यह वाला बन गया, एक नीचे से यह वाला बन गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हुआ है, तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यह, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यह, तो 2 इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा हुआ है। और फिर क्या बना है, आपका बना है O2 अणु, यानी कि ऑक्सीजन गैस बनी। ठीक है, तो आइए इसको लिखते हैं, लिखेंगे कैसे, देखिए लिखेंगे पहले ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने से पहले लिखेंगे का परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, देन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा बताइए, 2,6, 2,6। ठीक है, तो हमें चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए, यानी उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि यह खुद के ही एक अन्य परमाणु से ग्रहण करता है, साझा करता है। ठीक है, ग्रहण नहीं, साझा करता है। ठीक है, लिखेंगे ऑक्सीजन के ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात या लिख सकते हैं इसे अपना उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, या ये लिख सकते हैं अष्टक। ठीक है,
उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए दो और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। दो और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो अभी बताया कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? दो और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। जिसे यह कैसे प्राप्त करता है? तो स्वयं के ही ऑक्सीजन से, मतलब स्वयं ही अपने एक अन्य परमाणु से यह उसको क्या करता है? साझा करता है। तो जिसे वह स्वयं के एक अन्य परमाणु के साथ साझा करके प्राप्त करता है। साझा करके प्राप्त करता है तथा O2 अणु का निर्माण करता है। O2 अणु का निर्माण करता है। अब इसे वही चित्र वाला ढांचा बना के समझा देंगे, दिखा देंगे। देखिए, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 को हमने डॉट से बना दिया। फिर ऑक्सीजन के यहाँ पे बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो फिर डॉट से बना दिया, ठीक है। 2 यहाँ साझा हो जाएगा ऐसे, और यह हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। या करके इसे ही लिख सकते हैं कैसे? तो लिख सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमेशा हमें याद रखना होगा, अभी देखिए ये तो दोनों सेम आ गए परमाणु, तब ऐसे करेंगे। जब दोनों डिफरेंट परमाणु हो तो अब कैसे करेंगे? तो उसके लिए अभी समझेंगे। जैसे अमोनिया आ जाए, NH3 में समझाइए कि कौन सा है? सहसंयोजी बंध है, तो समझाएंगे उसको भी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ऐसा अणु लिया है जिसमें दोनों परमाणु समान है, ठीक है। तो जैसे इसी प्रकार Cl2 का आप कर सकते हैं, इसी प्रकार H2 का कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ऑक्सीजन परमाणु, जो भी परमाणु रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। अगर 2 परमाणु हैं तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद हम कहेंगे कि इसके पहले तो परमाणु क्रमांक, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिए। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6 हैं, ठीक है। तो ये इसे अपना उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इसे अपना उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए उत्कृष्ट यहाँ पे गलत हो गया है, उत्कृष्ट हो गया, उत्कृष्ट इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, जिसे वह स्वयं के अन्य परमाणु के साथ साझा करके प्राप्त करता है तथा O2 अणु का निर्माण करता है, ठीक है। वहां पे साझा हो गया है, तो यही साझा वाला हिस्सा आप दिखा देंगे और यहाँ पे O डबल बॉन्ड O लिख देंगे। तो यह आपका हो गया O2 अणु सहसंयोजी बंध है। O2 अणु में सहसंयोजी बंध है, समझाइए, ठीक है। तो यह रहा आपका क्वेश्चन और यह रहा उसका उत्तर। तो आप इसको उतार लीजिए। एक क्वेश्चन और करेंगे जिसमें दोनों परमाणु भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है, नोट करिए। अब आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिएगा। तो इसे प्रश्न के ही रूप में हम लोग करेंगे। तो 2 प्रश्नों को अगर आप समझ लिए तो आप समझ जाएंगे कि सहसंयोजी बंध कैसे होता है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो यहां पे लिख लीजिए अमोनिया यानी NH3 में सहसंयोजी बंध है, समझाइए, ठीक है। तो आइए समझाते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा इसके परमाणु क्रमांक। तो किसका किसका? अमोनिया का। अमोनिया में 2 परमाणु हैं, क्या क्या है? नाइट्रोजन है और क्या है? हाइड्रोजन है। तो लिखेंगे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बराबर कितना होता है? 5 होता है। बराबर कितना होता है? 7 होता है, सॉरी 5 नहीं 7 होता है, ठीक है। देन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है?
2 5 हो जाएगा, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, बचे हुए अगले कोष में 5 हो गए। ठीक है, तो 2 और 5 लिखेंगे। तथा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, इसका तो 1 होता है, विन्यास भी केवल 1 रह जाएगा। ठीक है, देन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसका तो यही रह जाएगा 1। और अभी आपको बताया गया कि हाइड्रोजन को अपना उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए बाह्यतम कोष में कितने चाहिए? 2 चाहिए। 1 है इसके पास, 1 और आवश्यकता है। ठीक है, और इसे अपना पूरा करने के लिए कितने चाहिए? इसे 3 चाहिए। 8 पूरा करेगा तो 3 चाहिए। इसको अपना उत्कृष्ट गैस अवस्था प्राप्त करने के लिए केवल 1 चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम देखेंगे इसको 3 की आवश्यकता है और इसे 1 की आवश्यकता है। तो क्या करेगा, जो यह है नाइट्रोजन है, यह अलग अलग 3 हाइड्रोजन परमाणुओं से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या क्या करेगा? साझा करेगा। ठीक है, तो आइए देखिए, समझिए इसको। तो लिखेंगे नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में नाइट्रोजन व हाइड्रोजन, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष में क्रमशः लगाने से स्पष्ट हो जाता है कि नाइट्रोजन के लिए जो लिखा जाएगा वह पहले रहेगा, हाइड्रोजन के लिए जो लिखा जाएगा वह बाद में होगा। ठीक है, क्रमशः 5 व 3, 5 व 1। देखिए इसके में 5 है और इसके में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यहां 5, यहां 1, तो 5 व 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में क्रमशः 5 व 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को अपना उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्रमशः, फिर क्रमशः आ गया। अब बताइए नाइट्रोजन को प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए? 3। ठीक है, क्रमशः 3 व हाइड्रोजन को केवल 1 चाहिए, व 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। 3 व 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार पढ़ देते हैं। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के बाह्यतम कोष में क्रमशः 5 व 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं या पाए जाते हैं। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को अपना उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए क्रमशः 3 व 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अमोनिया में, यहां पे लिखेंगे अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ 3 हाइड्रोजन, ऐसे लिख सकते हैं, 3 हाइड्रोजन, 3 अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करके अपना उत्कृष्ट
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है, विन्यास प्राप्त करता है। समझिए फिर से, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में क्रमशः 5 व 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को अपना उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए 3 व 1 इलेक्ट्रॉन की क्रमशः आवश्यकता होती है। अमोनिया में नाइट्रोजन परमाणु 3 अलग अलग हाइड्रोजन परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करके, इलेक्ट्रॉन युग्मों का, देखिए, इलेक्ट्रॉन युग्मों का साझा करके अपना उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करता है। ठीक है, इस प्रकार अमोनिया अणु का निर्माण होता है। इस प्रकार अमोनिया अणु का निर्माण होता है। ठीक है, समझिए यहां पे चित्र के द्वारा इसको, तो यहां पे इसका चित्र आप लोग यहीं पे देखिए। अच्छा देखिए, नाइट्रोजन, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो आप इसके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे। कितने बनाएंगे? 5। और यहाँ पे थोड़ा यहाँ बना देते हैं, तो 2 ऊपर बना देंगे, एक यहाँ बना देंगे, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है, और इसको चाहिए हाइड्रोजन 3 चाहिए, हाइड्रोजन 3 लाना है। तो यहाँ पे देखिए साइड में एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो यहाँ पे एक वाले के साइड में लगाएंगे एक हाइड्रोजन इधर, तो एक वाले के साइड में एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे, एक वाले के साइड में एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे। ठीक है, तो देखिएगा, तो यहाँ पे यह हाइड्रोजन पहले 2 कर लेगा अपना, यह भी हाइड्रोजन क्या कर लिया, 2 कर लिया, यह भी हाइड्रोजन अपना क्या कर लिया, 2 कर लिया। तो अब बेचारा यह नाइट्रोजन जो है 2 ही लेके बचेगा नहीं, अब यह भी कहेगा कि मैं भी साझा करूंगा। ठीक है, तो यह कहेगा मैं साझा करूंगा सबके साथ। तो यह इस तरह से संरचना बन जाती है। देखिए अब कितने हो गए नाइट्रोजन के, 2, 2 4, 2 6, 2 8। इसको या करके इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, यह बन जाता है अमोनिया। तो आप चाहे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा भी सकते हैं, यहाँ पे छोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह से है अमोनिया अणु का निर्माण। ठीक है, तो इसको एक बार उतार लीजिए, ऐसे ही लिखना रहेगा। आप तो चाहे सरल भाषा में भी कर सकते हैं। देखिए जैसे कि लिख देंगे, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में क्रमशः 5 व 1 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नाइट्रोजन व हाइड्रोजन को अपना उत्कृष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पूरा करने के लिए क्रमशः 2 व 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिसे परस्पर साझे द्वारा प्राप्त करके अमोनिया अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसे वे परस्पर साझा करके अमोनिया अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको इसी भाषा में लिख सकते हैं, फिर इसका यह ढांचा बना सकते हैं। तो इसको भी उतार लीजिए। आइए अब समझते हैं अगली हेडिंग, अपर रूप और अपर रूपता। ठीक है, अपर रूप और अपर रूपता। देखिएगा, तो यहां पे हम लोगों ने समझ लिया है अभी तक सहसंयोजी बंध को। ठीक है, परीक्षा में 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो परिभाषा पूछ देता है या तो पूछ देगा ऐसे ही किसी अणु का नाम देकर आपसे कहेगा कि बताइए, समझाइए इसमें सहसंयोजी बंध है। ठीक है, इस तरह से आप लोग देख लेंगे। तो आइए बात करते हैं, अब नई हेडिंग है हमारी अपर रूप। सबसे पहले लिखेंगे अपर रूप एवं अपर रूपता, दोनों एक साथ कर लीजिए। अपर रूप एवं अपर रूपता। ठीक है, तो देखिएगा, देखिए अगर आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो जिसमें बहुरूपिया हो, मतलब वह क्या करता है, भिन्न भिन्न रूप बदलता है, लेकिन उसके अंदर तो शरीर एक ही रहेगा ना, कि कभी कोई मूछ लगा लिया, कभी दाढ़ी लगा ली बड़ी बड़ी। तो इस तरह से हम देखते हैं अपना बाहरी रूप बदल रहा है, भौतिक रूप बदल रहा है, यानी भौतिक गुण बदल रहा है। रासायनिक गुण मतलब जो उसका शरीर है अंदर से वही बना हुआ है। तो इस तरह से जो अपर रूप होते हैं, एक ही तत्व जब कई रूप में पाया जाएगा, ठीक है, अंदर तो जैसे मान लेते हैं कार्बन है, कार्बन हीरा भी है, ग्रेफाइट भी कार्बन है। ठीक है, फ्लोरीन आएगा एक शब्द, कोयला भी कार्बन है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि यह कार्बन ही कई रूपों में पाया जा रहा है, लेकिन इसके अंदर कार्बन ही है सब में। ठीक है, यह जो पदार्थ हम देख रहे हैं ये सब में कार्बन ही है केवल। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि यह विभिन्न रूपों में पाया जा रहा है, तो इन्हीं विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। और किसी तत्व का जो यह गुण होता है विभिन्न रूपों में पाया जाना, इसे अपर रूपता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपर रूपता कहते हैं। ठीक है, किसी तत्व का, तो हम लिख सकते हैं परिभाषा, किसी तत्व का एक से अधिक रूप में, एक से अधिक
रूप में पाया जाना अपरूपता कहलाता है, अपरूपता कहलाता है। तथा उस तत्व के विभिन्न रूपों को उस तत्व के विभिन्न रूपों को अपरूप कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जैसे में केवल लिख लीजिए हीरा व ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के अपर रूप हैं। ठीक है, अब हमें कार्बन ही पढ़ना है तो कार्बन के अपर रूपों के बारे में जानना होगा। तो कार्बन के जो अपर रूप होते हैं मुख्यतः दो भागों में बांट सकते हैं, एक क्रिस्टलीय अपर रूप, एक सूक्ष्म क्रिस्टलीय अपर रूप। तो आइए बात करते हैं कार्बन के अपर रूप। कार्बन के अपर रूप, तो इसे दो भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला आ जाएगा क्रिस्टलीय अपर रूप, जिसका अध्ययन हमें करना है। क्रिस्टलीय अपर रूप। दूसरा आ जाएगा सूक्ष्म क्रिस्टलीय अपर रूप। सूक्ष्म क्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें शामिल हो जाता है हमारा हीरा, एक शामिल हो जाता है ग्रेफाइट और एक शामिल हो जाता है फुलेरिन। तो फुलेरिन की खोज की गई थी कर्ल, क्रोटा एवं इस्माइली द्वारा, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद यहां पे पढ़ते हैं हम लोग कोयला और चारकोल आदि को शामिल किया जा सकता है, और भी आते हैं। ठीक है, तो यहां पे आदि कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्बन के मुख्यतः दो अपर रूपों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। कार्बन के अपर रूपों को दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप, सूक्ष्म क्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, क्रिस्टलीय अपर रूप में हीरा का अध्ययन करना है, ग्रेफाइट और फुलेरिन का अध्ययन करना है। फिर सूक्ष्म क्रिस्टलीय अपर रूप में हम लास्ट में, हम जब पाठ के अंत में पहुंचेंगे, चैप्टर के अंत में पहुंचेंगे, तो कोयला का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ईंधन का अध्ययन करेंगे, उसी में कोयला शामिल हो जाएगा। तो क्या होता है अपर रूप? तो अपर रूप एवं अपरूपता एक साथ देखेंगे तो क्या होता है, किसी तत्व का एक से अधिक रूपों में पाया जाना। एक से अधिक रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है? अपर रूपता कहलाता है। तथा उस तत्व के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। ठीक है, जैसे हीरा व ग्रेफाइट कार्बन की क्या है? अपर रूप है। ठीक है, तो कार्बन के क्या है? कार्बन के अपर रूपों को दो भाग में बांटकर अध्ययन करते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप और सूक्ष्म क्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, हीरा ग्रेफाइट फुलेरिन क्रिस्टलीय अपर रूप, कोयला चारकोल आदि सूक्ष्म क्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, इसको एक बार उतारिए। तो हम अध्ययन करेंगे अब जो अपर रूपों का अध्ययन करना, हीरा ग्रेफाइट और फुलेरिन का, हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, एक साथ अध्ययन करेंगे, तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया जाएगा। अगला वीडियो जो होगा हीरा ग्रेफाइट फुलेरिन की संरचनाओं पर होगा, उनकी विशेषताओं पर होगा और उनके उपयोग पर होगा। ठीक है, तो हम देखेंगे अगले वीडियो में। और एक बार यहाँ पर दोहरा लीजिए क्या क्या आपने पढ़ा है। तो क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले कार्बन शब्द की उत्पत्ति कार्बो शब्द से, और उसका अर्थ होता है कोयला। ठीक है, आगे हमने देखा कि कार्बन में सहसंयोजी बंध बनाने की प्रकृति होती है। तो सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं? परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे से बनने वाला बंध क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? सहसंयोजी बंध। इलेक्ट्रॉन युग्मों के साझे से बनने वाला बंध है, क्या कहलाता है? वो सहसंयोजी बंध कहलाता है। ठीक है, और आयनिक बंध भी यहाँ पे बता दीजिए तो एक बार। तो क्या होता है आयनिक बंध? तो धातुओं और अधातुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से बनने वाला बंध आयनिक बंध कहलाता है, जैसे NaCl में आयनिक बंध पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा? तो यहाँ पे हम जब आगे बढ़े हैं तो हमने देखा सहसंयोजी बंध कुछ तत्वों में हमने देखा, सहसंयोजी बंध कुछ तत्वों में नहीं, कुछ यौगिकों में हमने सहसंयोजी बंध देखा, जैसे कि O2 अणु में और ऐसे ही अमोनिया अणु में। ठीक है, तो उसके बाद हम देखें कि अपर रूप क्या होता है, अपरूपता क्या होती है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि जो किसी तत्व, अगर कोई तत्व एक से अधिक रूप में पाया जाता है तो उसे अपर रूपता कहते हैं, और उसके विभिन्न रूपों को अपर रूप कहते हैं। जैसे कार्बन के ही कई अपर रूप पाए जाते हैं, तो हीरा ग्रेफाइट और फलाना ठिकाना है। फिर कार्बन के अपर रूपों को दो भाग में पढ़ते हैं, क्रिस्टलीय अपर रूप
और सूक्ष्म क्रिस्टलीय अपर रूप। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, हम क्रिस्टलीय अपर रूपों पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।